नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आपसे बहुत अच्छे होंगे, है ना? तो हम लोग चलिए चलते हैं, डिस्कशंस करते हैं 1996 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि इस चैनल पे आपको द हिंदू, उसके बाद करेंट अफेयर्स, उसके बाद अगर के एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस, ठीक है, तो ये सारी चीज़ मिलेगा आज मिलता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज डिस्कशन करेंगे 1996 का क्वेश्चन पेपर पॉलिटी का। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग 1993 का, उसके बाद 1994 का और 1995 का देख चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, हम लोग डिस्कशंस करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चंस आपको रिलेटेड है लोकसभा से रिलेटेड। ठीक है, रिजर्वेशन सीट से रिलेटेड। ठीक है, लोकसभा में कितना रिजर्वेशन सीट होता है उससे रिलेटेड। देखिए देखते हैं, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, इफ द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू स्टेट इन लोकसभा इज 42, कहता है कि यदि 42 लोकसभा में सीट रिजर्व है, ठीक है, स्टेट का, ठीक है, देन द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, ठीक है, इन द स्टेट विल बी, ठीक है, तो आपको जैसे कि जानकारी होगा एससी और एसटी को, ठीक है, ये लोग को कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशंस हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में मिलता रियलिटी है, होना भी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक सेक्शन से, प्रत्येक रिलीजन्स, प्रत्येक कम्युनिटी से कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना कि जो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसका सही से पता चल पाता है कहाँ किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, किस सेक्शन में नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए चलते हैं, हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन है ए में 21 सीट, सेकेंड है बी में 14 सीट्स और सी में 7 सीट्स और डी में 6 सीट। तो जब हम इसका बात करते हैं रिजर्वेशन का, तो रिजर्वेशन में इसका जो करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, 6, है ना। देखिए लोकसभा में कितना 42, तब जाकर के यहाँ पे जो होगा सीट रिजर्व होगा शेड्यूल कास्ट का, स्टेट में तो 6 होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है डिस्प्यूट से रिलेटेड। ठीक है, इन सेंटर और स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो वही कहता है कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन जब फॉल्स कर जाता है, मतलब कहने का दोनों में जब डिस्प्यूट होता है, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो डिसाइड करता है डिस्प्यूट को। तो ऑप्शन है एडवाइजरी जुडिक्शन, ये तो सही है कि सुप्रीम कोर्ट इस दोनों के बीच का डिस्प्यूट को कहीं ना कहीं सॉल्यूट करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कैसे करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका कि एडवाइजरी जुडिक्शन से, ठीक है, दूसरा जो है एप्लेट जुडिक्शन से, ओरिजिनल जुडिक्शन से, और डी में है कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिक्शन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन नहीं, उसके बाद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शंस नहीं, एप्लेट जुरिस्डिक्शन नहीं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब सेंटर और स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, दोनों अपने में कहीं ना कहीं एक ज़्यादा पावरफुल होते हैं, है ना। हाँ, भले ही कुछ सेक्शंस में सेंटर को ज़्यादा पावर दे दिया जाता, बट जब वर्किंग का बात आता है, ठीक है, आपको ये चीज़ पहले भी बता चुके होंगे कि सेंटर के लिए अपना सेंटर लिस्ट होता है, ठीक है, स्टेट के लिए अपना स्टेट लिस्ट होता है, ठीक है, और कुछ ऐसे लिस्ट होते हैं जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों वर्क करती है, वो होता है कंकरेंट लिस्ट। और जब ये दोनों तीनों से बाहर हो जाता है, जिसको कि हम रेसिड्यूरी लिस्ट कहते हैं, तो इसमें क्या होता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉ बनाती है और उसके इम्प्लीमेंट करवाती है। ठीक है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड का बहुत कम पॉसिबिलिटी होता है। बट क्या होता है ना कि अगर यहाँ पे सेंटर में क्या होता है कि कोई दूसरा पार्टी है, कोई अदर पार्टी का वहाँ पे पावर में है, और स्टेट में दूसरा पार्टी पावर में है, तो इस स्थिति में क्या होता है ना कि दोनों के बीच, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को लेकर के डिस्प्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस दोनों के जो बीच का जो डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्यूट करने का काम करता है कौन, किसके द्वारा किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो किस जुडिक्शन से, तो ओरिजिनल जुडिक्शन से। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है ब्रिटिश सॉवरेनिटी से रिलेटेड। यहाँ पे एक एसेशन दिया है और एक रीजन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला जो एसेशन जो प्रोवाइड किया गया है, इसमें कह रहा है कि दैट ब्रिटिश सॉवरेनिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया,
है ना। कहता है भारत जो ब्रिटिश सॉवरेनिटी थी, संप्रभुता था, ठीक है, कंटिन्यू था, एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया, जब मतलब इंडिया फ्री हो गया। दूसरा कह रहा है कि द ब्रिटिश सॉवरेनिटी अपॉइंटेड एट द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल ये ब्रिटिश सॉवरेनिटी जब इंडिया फ्री हो गया उस टाइम पे था या नहीं था, ठीक है। आप सोचिए, इस पे कंसीडर कीजिए। देखिए उसके बाद दूसरा कहता है ब्रिटिश सॉवरेनिटी अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी आप कंसीडर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दो जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके बारे में यहाँ कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ तक की एक्सप्लेनेशन जो है वो सही है, और तीसरा जो यहाँ पे है कहता है सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे कह रहा है कि ए एंड आर आर ट्रू, मतलब कि एसेशंस और रीजन दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। उसके बाद सी जो है यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है, कहता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब कि एसेशन सही है और रीजन फॉल्स है, और डी ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देखिए जब हम बात करते हैं एसेशंस का, ये जो एसेशन दिया गया है तो इसमें ये कह रहा है ब्रिटिश सॉवरेनिटी एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया, जब इंडिया फ्री हो गया तो फिर ब्रिटिश सॉवरेनिटी की बात कहाँ से आ गया, तो इसीलिए ब्रिटिश सॉवरेनिटी ये वाला एसेशंस जो है कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। हाँ ये चीज़ जो है जब रीजन्स की बात करते हैं यहाँ पे इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश सॉवरेनिटी अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर, बिल्कुल आपको जैसे कि पता होना चाहिए फ्री इंडिया के फर्स्ट, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ब्रिटिश थे, वो कौन थे, तो वो थे आपका लॉर्ड माउंटबेटन साहब, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद जाकर के श्री राजगोपालाचारी जो फर्स्ट इंडियन बने, है ना। तो इस तरह से रीजन सही है, तो इसके अनुसार हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो ये जो है आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहता है व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट when the chief justice of high court acts in an administrative capacity he is subjected to, ठीक है। तो कहता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं एक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी से, तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है वो ऑप्शंस हैं, दे रीड्स जुडिक्शंस ऑफ एनी ऑफ द अदर जजेज ऑफ हाई कोर्ट। बी नंबर ऑप्शन है स्पेशल कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और डी ऑप्शन है आपका डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, और डी ऑप्शन है स्पेशल पावर प्रोवाइडेड टू द चीफ मिनिस्टर इन दिस रिगार्ड। तो इसका क्वेश्चन आप पॉज कीजिए वीडियो को और आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए जब हम बात करते हैं, ठीक है, रीट्स की, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ऐसे पता भी होगा, ठीक है। रीट्स जो है जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स आपका 12 से लेके 35 तक आता है ना। तो इसी के तहत आर्टिकल 32 की बात जब करते हैं तो इसमें आपको, ठीक है, टोटल मिलाकर के 5 रीट्स जारी किए जाते हैं, ठीक है, 5 रीट्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल से जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। जब हम रीट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट वन आता है मुंडमस, है ना, उसके बाद हॉबिस कॉर्पस, उसके बाद प्रोहिबिशन, उसके बाद सरसरी, है ना, उसके बाद लास्ट जो है आपका क्यू वारंटो। तो देखिए जब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या चीज़ का जुरिस्डिक्शंस का, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी टू ही इज सब्जेक्टेड टू, तो वो उसके जब हम बात करते हैं तो वो कहता है कि स्पेशल कंट्रोल होता है, ठीक है, स्पेशल कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है डायरेक्ट डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे है आपका, देखिए यहाँ पे कहता है स्पेशल कंट्रोल, जो कंट्रोल होता है स्पेशल कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन जो है आपका ये है डिस्ट्रिक्ट जज से रिलेटेड। तो देखिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं हम, द टर्म ऑफ जजेज, द टर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेज
shall not be include, तो इसमें कहता है चीफ प्रेसिडेंसी, मजिस्ट्रेट, सीजन जजेज, ट्राइब्यूनल जजेज, चीफ जजेज ऑफ स्मॉल काउच कोर्ट। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर्स हैं, तो आप ऐसे भी थोड़ा सा जब हम बात करते हैं कोर्ट का, ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलरली इन इंडिया, ठीक है, तो 3 लेवल पे कोर्ट है। ठीक है, जब हम हायर अथॉरिटी एपेक्स कोर्ट की बात करते हैं तो वो आपका हो गया सुप्रीम कोर्ट, है ना। एपेक्स कोर्ट की जब बात करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट हो गया, है ना। उसके बाद आपका है गया हाई कोर्ट, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। तो इस तरह से कोई भी अगर राइट्स का, जैसे फंडामेंटल राइट्स का जब हम बात करते हैं तो वो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उसका सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं जो लीगल राइट्स हैं, तो फर्स्ट वन हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, उसके बाद जाकर के हाई कोर्ट, उसके बाद जाकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी जब केस है तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट लेके पहुंच जाए, इससे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर जाकर के आपको हाई कोर्ट चाहिए, उसके बाद फिर हाई कोर्ट से आप नहीं सेटिस्फाइड है तब आगे जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो सर्वोपरि होगा। मान लिया जाए यदि हाई कोर्ट भी एक ही चीज पे किसी चीज को लेकर के डिसीजन दिया है और उसी चीज पे सुप्रीम कोर्ट भी लेकर के वही डिसीजन दे रहा है या डिफरेंट डिसीजन दे रहा है, ठीक है, तो इस स्थिति में हाई कोर्ट को बायकॉट किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो अब चलिए चलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज से रिलेटेड। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज की जब बात करते हैं तो यहाँ पे कहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट बी इंक्लूड, कि उसका जो टर्म होता है उसमें किस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है चीफ प्रेसिडेंसी, मजिस्ट्रेट, सेशन जज, ट्राइब्यूनल जज, चीफ जज ऑफ ए स्मॉल काउच कोर्ट, है ना। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ट्राइब्यूनल जज, है ना। तो देखिए एक स्पेशल टाइप का कोर्ट होता है, ठीक है, जिसको क्या हम ट्राइब्यूनल कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 है ये जो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो देखिए क्या है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, ठीक है, किसके लिए जो इलेक्शंस होता है प्रेसिडेंट का ऑफ इंडिया, बट द नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फॉरम इज इम्पीचमेंट। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि प्रेसिडेंट को जब हम रिमूवल का बात करते हैं तो उसमें इम्पीचमेंट, ठीक है, अभियोग के द्वारा उसे हटाया जा सकता है सिर्फ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि कहता है लोकसभा, राज्यसभा और सी में कहता है स्टेट काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, तो इलेक्टोरल कॉलेज की जब बात करते हैं इसमें जो आपका आता है लोकसभा से कोई रिलेशंस नहीं है, उसके बाद है ना डज नॉट पार्ट इसमें लोकसभा का भी पार्ट रहता है, उसके बाद राज्यसभा का भी पार्ट रहता है, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का भी बात रहता है। बट स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि एमएलए का कोई लेना देना नहीं होता है क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पे वर्क करता है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मिनिस्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल पे करती है। ठीक है, इसी को लेकर के ये 4 सही ऑप्शंस हैं। ठीक है, करेक्ट ये जो है ये सारा स्टेटमेंट, ये जो लोकसभा का भी रोल होता है, ठीक है, इम्पीचमेंट में, है ना, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट में, उसके बाद राज्यसभा का भी होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी होता है, बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई लेना देना नहीं रहता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट अपने आप में एक हायर अथॉरिटी है, एक हायर पोस्ट रहता है। तो इस स्थिति में स्टेट लेजिस्लेटिव से कोई उसका लेना देना नहीं रहता है, वो कोई पार्ट नहीं रहता है किसका, तो इम्पीचमेंट का। किसके इम्पीचमेंट की बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात करते हैं। तो चलिए आप चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये है पंचायती राज से रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द पंचायती राज सेटअप। ठीक है, कहता है कि पंचायती राज जो सेटअप है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या है, तो कहता है कि सिंगल टीयर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट विलेज लेवल। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है कहता है 2 टीयर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट विलेज एंड ब्लॉक लेवल और 3 टीयर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। और उसके बाद कहता है 4 टीयर सिस्टम ऑफ लोकल
सेल्फ गवर्नमेंट एट विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। देखिए जब हम बात करते हैं पंचायती राज का, ठीक है, तो ये जो था महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी जो हमारे देश के, ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे, जो कि अभी बापू फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। तो उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि पंचायती राज की रूरल, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट यानी गांव के विकास के बिना, ठीक है, हम देश का विकास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, पंचायती राज का सेटअप किया गया। तो इसमें जो है आपको ये चीज जानकारी भी होगा, पंचायती राज, ठीक है, हमारे ऊपर, हमारा मतलब एक सामान्य जो पीपल्स है उसके ऊपर, ठीक है, 3 यानी कि सेंट्रल का भी कंट्रोल रहता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्नेंस करता है, उसके बाद एक स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्नेंस करता है, उसके बाद एक पंचायती राज, ठीक है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है वो भी कहीं ना कहीं गवर्नेंस करता है। तो जब हम पंचायती राज की बात करते हैं तो इस स्थिति में आपका 3 टियर गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो 3 टियर गवर्नमेंट होता है, तो इसमें होता है, पहला जो होता है आपका विलेज लेवल पे, जिसको क्या हम सरपंच कहते हैं, है ना। तो उसके बाद जाकर के आपका ब्लॉक लेवल पे आपका पंचायत समिति आ गया। उसके बाद जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करते हैं तो आपका जिला परिषद हो गया। ये 3 टियर गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं क्या है, गवर्नेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम जब देखते हैं ये ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ऑप्शंस दिया गया है, ठीक है। देखिए पहला जो है यहाँ पे कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशन एंथम सिंस, ठीक है। द फर्स्ट वन जो स्टेटमेंट है, इट विल बी वायलेटेड ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है देयर इज नो प्रोविजन ऑब्लिगेशंस ऑब्लिंग एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम ऑफ दिस स्टेटमेंट। जब हम बात करते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, आपको अभी कुछ देर पहले डिस्कशन किए थे, 12 से लेकर 35 तक है। तो जब हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो आपका फंडामेंटल राइट्स में आपका जो आर्टिकल, ठीक है, 19 सब क्लॉज ए की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ का मेंशन है, ठीक है, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। चलिए ये तो सही है, ठीक है, हमें कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकता है नेशनल एंथम के रिगार्डिंग, बिल्कुल सही है। चलिए अब उसके बाद कहता है इट विल बी वायलेटेड द राइट ऑफ फ्रीडम कंसाइंस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। अगर हमें इस चीज़ से कोई रोकता है तो मेरा जो अपना राइट्स है, ठीक है, कंसाइंस का और प्रैक्टिस का, प्रोपगेशन का, उसका भी वायलेशन होगा, बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जब हम देखते हैं, उसके बाद तीसरा जो स्टेटमेंट है कहता है देयर इज नो प्रोविजंस ऑब्लिंग एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम ऑफ दिस स्टेटमेंट। कहता है कि हमें कोई नहीं प्रोहिबिट कर सकता है जब हम नेशनल एंथम गा सकते हैं, ठीक है। तो इसी स्थिति में हमारा जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कहता है द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया है कहता है इज ए फ्री चूज हिज मिनिस्टर ओनली फ्रॉम दोज हु आर मेंबर ऑफ हायर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। दूसरा जो है ऑप्शन है ये कहता है कैन चूज his cabinet colleague after due counseling by the president of India this regard। तो दूसरा ऑप्शन है। अब सी नंबर से ऑप्शन है यहाँ पे had full discretion in the choice of person who are to serve as minister in his cabinet। उसके बाद डी नंबर से ऑप्शन की जब बात करते हैं तो डी नंबर से ऑप्शन आपका है, ये ऑप्शन है आपका हैड ओनली लिमिटेड पावर इन द चॉइस ऑफ द कैबिनेट काउंसिल ऑफ डिस्क्रिप्शन पावर विद प्रेसिडेंट। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।